सफलता की राह जो बुक है इसका यह पार्ट 2 वीडियो है। और इसमें जो आपका यह पार्ट 2 है इसमें आपको मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट इसका है कि परीक्षा का दबाव। पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, इसी के बारे में पूरा डिस्कशन चलने वाला है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपसे लास्ट तक जरूर बने रहें। कोई भी परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का आकलन नहीं करती, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का आकलन भी करती है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा ही हो। एक आम परीक्षा जिसमें सिर्फ लिखित रूप से प्रश्न और उत्तर आते हैं वो भी आपके व्यक्तित्व का आकलन करती है। एक गुण जिसे विद्यार्थी को अपने अंदर अवशोषित करना चाहिए वह है मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता, इसके अभाव में तनाव उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। अपनी प्रतिभा पर व्यक्ति हमेशा शक करता है और एक मानसिक उथल पुथल उसे हमेशा परेशान करती रहती है। और आगे देखिए, क्या एग्ज़ाम की चिंता करना पूरी तरह से खराब है? नहीं। जब तक थोड़ा बहुत भय आपके अंदर नहीं होगा आप क्यों पढ़ोगे? थोड़ा सा तनाव ज़रूरी है, यह आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को अपना मित्र मानिए। समस्या वही आती है जब आप एक सीमा से ज़्यादा तनाव लेते हैं और तब यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे आपका जो तनाव है वह बढ़ता जाता है। समस्या यह है कि तनाव या चिंता आपको मानसिक रूप से थका देती है। परीक्षा से 2 से 3 हफ्ते पहले ही थकान महसूस होने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है, जिस समय आप पढ़ना चाहते हो, वो बहुत कुछ पढ़ सकते होंगे, वह व्यर्थ चलाता है, वेस्ट चला जाता है। मन में एक ही विचार आता है कि अब मैं और तनाव नहीं ले सकता, बस परीक्षा खत्म हो जाए चाहे जैसी भी हो। यानी आपका पूरे साल का परिश्रम कुछ हफ्तों की वजह से मिट्टी में मिल जाता है, यानी पूरा का पूरा वो बेकार चला जाता है। एग्ज़ाम का दबाव आपको अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने नहीं प्राप्त होने देगा। इसका उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बार मेरी एक स्टूडेंट जो कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाती थी, वो परीक्षा में टाइम मैनेज नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बहुत तनाव में थी, उसके अंदर भय था। उसने गणित सेक्शन का उदाहरण दिया। उसे समय बचाने के बहुत सारे ट्रिक अच्छे से सिखाए गए थे और गणित के प्रश्न किस तरह जल्दी करने हैं इसकी भी क्लासेस उसने ली थी। लेकिन घर पर नॉर्मल वातावरण में अंक लाना एक बात है कि घर पर जो वातावरण होता है वो अलग होता है, वो शांत होता है, वो अलग होती है, वो सेटिस्फेक्शन वहाँ अलग होता है। और वहाँ परीक्षा स्थल पर तनावपूर्ण वातावरण में दूसरी बात है, बहुत डिफरेंस है दोनों वातावरण में। उसने मुझे बताया कि एक सवाल था कि 125 गुना 225 कितना होगा। उसे इस तरह का प्रश्न हल करने की ट्रिक सिखाई गई थी और उसने क्या किया कि उसने वहाँ उस ट्रिक का इस्तेमाल करके जवाब भी निकाला। लेकिन उसे अपना जवाब पर यकीन नहीं था। चारों विकल्प में से एक विकल्प वही था जो उसने ट्रिक का इस्तेमाल करके क्या किया था। उसने अपना ट्रिक जो था, जिसको क्लासेस में उसको सिखाया गया था, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाला था। लेकिन फिर भी जवाब मार्क करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। परीक्षा में जो अक्सर बात नॉर्मल सी बात होती है, हाथ काँपते ही बहुत सारे, जिसका ज़्यादा डर होता है उसका काँपेगा ही काँपेगा। कहीं ना कहीं उसे अपनी ट्रिक पर विश्वास नहीं था कि यार हो सकता है ये ट्रिक से गलत हम निकाल लिए हो तो हमारा एक नंबर कट जाएगा। इसलिए होता है कि बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। उसके बाद उसने ट्रिक छोड़कर परंपरागत तरीके से उस प्रश्न को किया और गुना किया और अपना जवाब क्रॉस चेक किया और तभी सही उत्तर मार्क किया। लेकिन इस सब में थोड़ा समय भी नष्ट हुआ। चाहती तो वह उस समय भी टिक कर सकती थी, लेकिन वह उसको शक था कि कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए वह ज़्यादा समय वेस्ट कर दी। उस समय में वह 3 या 4 प्रश्न कर सकती थी और बेहतर स्कोर ला सकती थी। बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो आपको समय, टाइम पर आपको ध्यान देना होता है, यह हम सबके साथ होता है। हम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पर कुछ खोने को नहीं है, तो हम पूरे निडर होकर, एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं और हमारा प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन एग्ज़ाम के वातावरण में प्रदर्शन करने के लिए अलग ही मुद्दा चाहिए। तो फिर एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें, कैसे उसको नियंत्रित करें। जो एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है, एग्ज़ाम तनाव जो होता है उसका
इसके लिए एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि जो गुण आपको धारण करने हैं वो आपके साथ आजीवन रहने चाहिए। वो गुण आप जो धारण करेंगे उसे आजीवन रहने चाहिए। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं अपने अंदर सुधार करूँगा सिर्फ एग्ज़ाम के लिए या करियर के लिए। कुछ लोग जीवन में हर चीज़ को लेकर तनाव लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अगर ऐसा है तो एग्ज़ाम का तनाव तो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज़ का लिया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों को खाने का भय सताता रहता है, खोने का भय सताता रहता है, सॉरी खाने बोल दिए, खोने का भय, किसी चीज़ को खोने का भय सताता रहता है। कुछ लोगों को किसी अनजान चीज़ का भय सताता है, तो कुछ को किसी ज्ञात चीज़ का। ऐसा मत सोचिए कि एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो जीवन में एकदम सेट हो जाएंगे, उसके बाद कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, जीवन के हर मोड़ पर आपको एक ना एक एग्ज़ाम को होगा जिसको आपको क्वालिफाई करने हो सकता है आप उसी में एग्ज़ाम में फेल भी हो जाए। कोई ना कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन करिए। एक बार सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सर एडमंड हिलरी से पूछा गया कि आपने एवरेस्ट को फतेह कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतेह किया। क्या कहा कि मैंने जो एवरेस्ट जो पहाड़ पर जो चढ़ा था उसको नहीं, मैंने खुद को फतेह किया। आप दिन के समय आसमान को देखिए, अगर सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा हो तो मतलब साफ है कोई बादल है जिसने प्रकाश को रोक रखा है। प्रकाश लाने के लिए कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ बादलों को हटाना होता है। आपने अपने आप रोशनी आने लगती है। उसी तरह से तनाव और भय हटते ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपका प्रदर्शन, आपके प्रयास जितना ही शानदार होने लगेगा, तनाव अपने आप कम हो जाएगा। तनाव कम करने को आपको ट्रिक ना ढूंढना होगा कि हम कैसे तनाव करें। जब आप उस कॉन्फिडेंस में आएंगे तो तनाव कम ही हो जाएगा, पूरा भय भी भाग जाएगा। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और सिलेबस भी छूटा नहीं है, अगर आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया तो आपको यह भय सताता रहेगा कि कहीं छूटा हुआ हिस्सा न आ जाए, छूटा हुआ जो हमने नहीं पढ़ा है वो वाला हिस्सा परीक्षा में ना आ जाए। ये भय आपको सदा सताता रहेगा और यही आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में कम स्कोर करने का कारण बनता है। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई को ही सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए और पढ़ाई करके जो ऊर्जा बच जाए उसे बाकी कामों में दीजिए। ऐसा नहीं कि बाकी काम कर लिए तो जो ऊर्जा बच गया उसे पढ़ाई में दे रहे, नहीं, ये तो वाली मूर्खता वाली बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखते हैं, समस्या यह है कि आप अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो बची हुई ऊर्जा है उसे ही पढ़ाई को देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे पढ़िए कि जैसे आपका जीवन उस पर निर्भर करता है, और वास्तव में कुछ हद तक यह सच भी है कि जीवन पढ़ाई पर निर्भर करता है। क्यों इस अवसर को जाने दिया जाए? पहली बात तो यह आती है कि आखिर हम इतना ज़रूरी है तो क्यों इस अवसर को हम जाने दें। यह आकलन कैसे किया जाए कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। एक कहानी के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक बार एक धनुर्धर तीरंदाज को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। एक तीरंदाज था, और बहुत सारे तीरंदाज हुए हमारे भारत में। उसके गुरु ने उसका टेस्ट लिया कि वो प्रतियोगिता में जाने योग्य है भी या नहीं। उसके गुरु ने उसे निशाना लगाने को कहा। तीरंदाज ने निशाना लगाया और वह सीधा निशाने पर लगा, क्योंकि बहुत बार तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है तीर निशाने पर क्यों लगा? उसने कहा कि नहीं गुरुवर, बस मैंने छोड़ा और लग गया। उसके गुरु ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो, जाओ अभी जाकर और अभ्यास करो और प्रैक्टिस करो। 1 महीने बाद वो वापस आया तो उसके गुरु ने फिर से उसे निशाना लगाने को कहा। इस बार तीर निशाने पर लगा और गुरु ने फिर से वही प्रश्न किया। इस बार तीरंदाज ने कहा, जी गुरुवर, मुझे एकदम पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा। आप कहें तो मैं एक बार और लगा कर दिखा दूं। गुरु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम तैयार हो। देखिए ये होता है कई बार जब हम असली परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट या अभ्यास परीक्षा देते हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो चाहे हमारे अच्छे अंक आ जाते हैं परंतु फिर भी हम अंदर से आश्वस्त नहीं होते। उस तीरंदाज की तरह हमारा निशाना तो लग जाता है लेकिन हमें कारण नहीं पता होता। हमें कहीं ना कहीं आभास होता है कि हम उतने अंकों के लायक नहीं थे जितना आ गया, लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे कि हम उतने अंकों के लायक थे, समझ लिए उस दिन आप सक्सेस हो गए। जितने हमें मिल गए शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने जो पढ़ा
वही आ गया या कहीं कुछ तुक्का लग गया या फिर सारी चीज़ें वैसी हुई जैसा हम चाहते थे। अगर अभ्यास परीक्षा में हमारे अच्छे अंक आ रहे और हमें पता है कि क्यों आ रहे हैं, तभी हमारी तैयारी सही है। हमारे चेहरे पर एक सिकन तक नहीं होनी चाहिए। अंदर से एकदम ठोस परीक्षा को जैसे रोंदने के लिए तैयार, तनाव नहीं बल्कि उत्साह। परीक्षा को उसकी क्या करनी चाहिए, परीक्षा को उसकी औकात दिखा दे। अब इस पर कॉन्फिडेंस में रहिए कि हम जब परीक्षा देने जाएंगे उसको कैसे भी कोसा धो देना है एकदम। यह विचार अंदर ही अंदर जैसे ज्ञान एकदम फूट कर पड़ रहा हो, जैसे ज्ञान अंदर से बाहर आने को बेताब हो रहा है। करे बाहर निकालो, क्वेश्चन को धोएंगे पहले तब हम कह सकते हैं कि हम परीक्षा के लिए एकदम तैयार हैं। एक तीरंदाज इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास करता है। सिर्फ तीर चलाने से तीरंदाज नहीं बनता, उसके लिए बहुत स्थिर हाथ चाहिए, उससे भी ज़्यादा स्थिर मन, सांसें एकदम थमी हुई, दिल की धड़कन एकदम लय में, एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर। उसके बाद ही निशाने का नंबर आता है। इसका मतलब टेक्निकल चलाने के साथ साथ आपने अपने अंदर बहुत सारे दूसरे गुण भी धारण करने पड़ते हैं। क्या कोई कांपता हुआ हाथ निशाने पर तीर लगा सकता है? क्या घबराया हुआ धनुर्धर कितना भी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट शरीर वाला हो या कितना भी मजबूत तीर कमान लिए हो, निशाना लग पाएगा? उसे हवा की गति और दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह विद्यार्थी की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो किसी भी गूगली प्रश्न के लिए, यानी गूगली यानी कि उसका घुमाया हुआ गूगली प्रश्न के लिए आप तैयार रहेंगे और विचलित नहीं होंगे। इसका निष्कर्ष यह है, किसी भी परीक्षा में बाहरी और आंतरिक दो तरह की चुनौतियाँ होती है। कितनी तरह की? दो तरह की चुनौतियाँ होती है। तैयारी के अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है, जो रखना चाहिए। जब आप परीक्षा केंद्र जाए तो बहुत ज़्यादा पहले न जाए, और बहुत हड़बड़ी में लेट भी ना पहुँचे। इससे तनाव बढ़ता है। कई बार आप बहुत जल्दी चले जाते हैं तो फिर आप परीक्षा केंद्र के बाहर वहाँ लोगों को बात करते हुए देखते हैं। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे होते हैं और कुछ जानबूझकर तेज बोलकर अपना ज्ञान प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि देखो हमको इतना याद है, हमको इतना याद है, अपना ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी किताबों या नोट्स में घुसे होते हैं, उसी को पढ़ जा रहे हैं ताकि लोगों को टेंशन होता है। दूसरा लोग करे अरे हम तो हमसे महारथी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं कि यह जो लोग परीक्षा केंद्र के बाहर अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं, यह सब अंदर से एकदम खोखले होते हैं। लेकिन इनको देखकर आपको तनाव आ सकता है या आपको यह लग सकता है कि आपने कुछ ऐसा ही नहीं पढ़ा जो वो बोल रहे हैं। ज्ञानवान तो एकदम शांत होता है और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान होती है। वह इतना शांत होता है कि उसका चेहरा कोई देखे तो वह खुद शांत हो जाए। यह परिपक्वता उसके चेहरे से झलकती है। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचिए और शांत चित्त से सीधे बिना किसी से बात करे अंदर चले जाइए। और परीक्षा केंद्र के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ देखिए ही मत, ना ही उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश भी करता है तो नम्रतापूर्वक मना कर दीजिए या सिर्फ जितना पूछा जाए उसका उत्तर देकर चुप हो जाइए। हो सकता है आप दिखने में काफ़ी जवान लगते हो और आप किसी अपने से बड़ी उम्र के या अपनी बड़ी उम्र लगने वाले व्यक्ति को देखें जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई तो आपको लगे कि वह आपसे ज़्यादा ज्ञानवान और अनुभवी है। या फिर कोई आपसे कहे कि परीक्षा देने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आया है तो आपको लगे कि इसके पास तो पहले से ही नौकरी है। जितने ज़्यादा लोगों को आप देखेंगे उतने ही विचार आएंगे। और आगे आते हैं अगले पेज पर। और उसके बाद क्या होगा, कई बार तनाव दूसरों के साथ ज़बरदस्ती तुलना से भी होता है। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा करिए। अपने आप से ही कंपटीशन करिए। सबसे अच्छी स्पर्धा है अपने आप से ही स्पर्धा। इसके अलावा दैनिक व्यायाम, पूजा पाठ, 8 घंटे नींद, शारीरिक श्रम, मेडिटेशन, सात्विक आहार, प्राणायाम या योग इत्यादि से भी तनाव कम होता है। इन सब की महत्ता भी कम नहीं है। कोशिश कीजिए कि इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ों को हो सके आप अपनाइए।
तो ये आपका पार्ट 2 था। आपका जो सफलता की राह जो बुक है इसका को पार्ट 2, इससे पहले पार्ट जो 1 हमने करा दिए थे, नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 तक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।